कंवास का तालमेल भी देखना पड़ता है कि अगर D1 हम उसको मान लें कि ये वृक्ष है, तो D9 उसकी जड़ है। तो या कोई ग्रह बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, अगर उसकी जड़ें कमजोर होगी तो वो फल नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसको दोनों को देखना पड़ता है। वर्गोत्तम ग्रहों को भी देखिए, यदि कोई ग्रह D1 में और D9 दोनों एक ही राशि में होते हैं तो ये अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और हमको लाभ पहुंचाते हैं। छिपी हुई जो कमजोरियां हैं, यदि कोई ग्रह जो है कि आपके कोई ग्रह D1 में तो उच्च का दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रही है आपकी, परंतु हम उसको D9 में अगर वो नीच का हो जाता है तो जो हमें राजयोग का फल मिलना चाहिए वो फल नहीं दे पाता है वो। इसी तरह आर्थ त्रिकोण की अगर हम चर्चा करें तो सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउसों की बात करें तो ये जो अर्थ देने वाले भाव हैं, अगर इन चारों भावों का आपसी संबंध अगर आपकी कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ये फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा तय करता है। दूसरा भाव जैसे हमें पता है कि बैंक बैलेंस, जमा पूंजी और परिवार की संपत्ति है। छठा भाव जो है वो नौकरी, कड़ा मुकाबला, ऋण और शत्रुओं का विजय पाने का भाव है। 10वां भाव की बात करें तो ये 10th हाउस आपका कर्म स्थान और कार्य क्षेत्र और समाज में आपकी जो पहचान है उसको दर्शाता है। और 11वां भाव है आपकी नियमित जो आय है और लाभ है और इच्छाओं की पूर्ति है उसको दर्शाता है। तो इन सब का अगर तालमेल बैठता है और वो सही समय में बैठता है तो आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा हमें कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे ही कर्म और गोचर का भी तालमेल देखना पड़ता है। तो सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से राजयोग फलित नहीं होता है। उसके लिए आपको कुंडली में जो संभावना है उसको तलाशना और उसके अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा और जब ही उसका फल मिलेगा। पुरुषार्थ की बात करें, जब आपकी दशा अनुकूल हो, आप उसी दिशा में अगर सही प्रयास करेंगे, हाँ, तब जाके धन्य योग का एक्टिवेट होता है। गोचर की भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में ग्रहों की जो गोचर है, जैसे गुरु और शनि का गोचर है, ये अगर अनुकूल होता है तो आपको